सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोबारा से मैं आपको एक नए ब्लॉग के में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे देश जो बहुत जल्द कोलैब होने वाले, जैसे कि 2022 में श्रीलंका का कोलैब हुआ है। ऐसे 104 कंट्रीज वर्ल्ड बैंक ने बताया है, WR ने, कि कोलैब हो सकते हैं। और उसमें यहाँ तक कि USA, तुर्की, इन सब का भी नाम बताया गया है। और ये सब सोचने के बाद मेरे मन में ये था सवाल कि भाई इंडिया भी डेवलप कंट्री है, तो क्या जब USA जैसी कंट्री का भी कोलैब में आ रहा है नाम, तो क्या इंडिया का भी कोलैब में आ रहा है और किस नंबर पे आ रहा है? तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये गेट सेट फ्रेंड से ली हुई वीडियो है और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट जरूर करके बताया करो कि आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, किस तरीके की देखना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। और करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2022 में सबसे पहले श्रीलंका कोलैप्स होता है और फिर उसके बाद नेपाल। और अब वर्ल्ड बैंक तो ये कह रही है कि सूनर और लेटर लेबनान, इजिप्ट, ग्रीस और टर्की जैसे 107 कंट्रीज भी बहुत जल्द कोलैप्स हो जाएंगे। 107 टू योर सरप्राइज, इस 107 कंट्रीज की लिस्ट में यूएसए द ग्रेट सुपर पावर भी शामिल है। अब आई नो इट्स क्वाइट शॉकिंग और आप यही सोच रहे होंगे कि यूएसए जैसे सुपर पावर का नाम है तो इंडिया का नाम कौन से नंबर पर होगा? इन टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100? Well, the answer is nope. USA जैसे डेवलप्ड कंट्रीज इस लिस्ट में शामिल है, बट इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज का इस लिस्ट में नाम नहीं है। बट यहाँ पर बात यह है कि आखिर कैसे, इसके पीछे रीजंस क्या है और वो कौन से कंट्रीज है जो बहुत ही जल्द बैंकरप्ट होने वाले हैं। आइए लेट्स फाइंड आउट इन आवर टुडेस वंडरफुल वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली क्राइसिस की वजह से श्रीलंका में क्या क्या हुआ था ये हम सभी को पता है। मुझे नहीं लगता कोई भी इस भीड़ की चीखों को अभी तक भुला पाया। ये बात तो फैक्ट है, श्रीलंका बहुत बुरा हाल हो गया था, भुखमरी रहेगी थी बहुत ज्यादा। और ना ही कोई इस बात को भूलेगा कि क्राइसिस की वजह से लंका ना सिर्फ एक बार फिर से जली थी एंड एट लास्ट वो डूब गई। बट आपको क्या लगता है श्रीलंका एक ऐसा देश है जो इस साल ये सब सह रहा है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। इजिप्ट, टूनिशिया, लेबनान, अर्जेंटीना, एल साल्वाडोर, पेरू, घाना, केनिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका जैसे 107 कंट्रीज बिल्कुल श्रीलंका की तरह इस लिस्ट में शामिल है। और अगर आपको मेरी बातों पर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, तो आप खुद लैटिन अमेरिकन कंट्री पेरू में फूड एंड फ्यूल क्राइसिस की प्रोटेस्ट की वजह से जल रही इस आग को देख लो, या वहां पर प्रोटेस्टर्स की पुलिस के साथ हो रही ये लड़ाइयां को देख लो। अर्जेंटीना में फूड, फ्यूल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लार्ज स्केल पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और साउथ अफ्रीका का बढ़ता डेट ग्राफ और 30 सालों में पहली बार केनिया में जीडीपी ग्रोथ का नेगेटिव आना, ये सब क्या इंसिनुएट कर रहा है? करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंट्रियां सूनर और लेटर बैंक्रप्सी के मार्ग पर। वर्ल्ड बैंक और यूएन द्वारा किया हुआ ये प्रेडिक्शन का क्या कि आधे से ज्यादा वर्ल्ड क्राइसिस की वजह से डूब जाएगा। यू आर वेरी क्यूरियस कि आखिर इतने सारे क्राइसिस अचानक से इतने सारे देशों में कहां से आ गए? कैसे ये सारी कंट्रियां एकदम से आउट ऑफ द ब्लू डूबने की कगार पर आ गई हैं? सो फ्रेंड्स, बात ये है ना कि ये सारे मेजर इश्यूज पूरे वर्ल्ड में 4 मेन कारणों की वजह से हो रहे हैं। पहला कारण फूड क्राइसिस। वर्ल्ड में फूड क्राइसिस इतना सिवियर हो गया है कि इजिप्ट के पास सिर्फ 2 महीने के ही व्हीट सप्लाईज बाकी है। इराक में तो व्हीट प्राइसेस 35% से बढ़ चुके हैं और उसके प्रोटेस्ट में लोग रास्ते पर उतर आ गए हैं। लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट सिर्फ इराक में ही नहीं है, बल्कि स्पेन, सोमालिया, अल्बानिया, येमेन, टर्की और लेबनान जैसे वर्ल्ड के डिसेंट इकोनॉमीज में भी चल रहा है। और इन दुनिया भर में चल रहे प्रोटेस्ट को कोई और नहीं बल्कि रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चला रहा है। और वो कैसे? यूक्रेन, जिसे दुनिया यूरोप का व्हीट बास्केट कहती है, प्लस रशिया बीइंग वन ऑफ द मेजर व्हीट एक्सपोर्टर्स, ये दोनों आज वॉर की वजह से एक्सपोर्ट बंद कर चुके हैं। बट अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो मोस्टली इन्हीं कंट्रीज पर फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, वो आज क्या कर पा रहे हैं? अगर उन तक खाना टाइम तक नहीं पहुंच पाएगा तो वहां पर प्राइसेस राइज होने लग जाएंगे और फूड जैसी बेसिक कमोडिटी का प्राइस राइज हो जाएगा, मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में दुनिया को सिर्फ फूड क्राइसिस ने ही नहीं घेर के रखा, बल्कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आज फ्यूल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, ड्यू टू व्हिच वर्ल्ड की मेजॉरिटी कंट्रीज इससे सफर कर रही है, जिसका नतीजा इन्फ्लेशन बढ़ना, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आना, गुड्स के प्राइसेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ना, व्हिच लीड्स टू स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स बढ़ना। और क्राइसिस के समय सिर्फ वही लोग और उनकी फैमिली सर्वाइव कर पाते हैं जिन्होंने अच्छी सेविंग्स कर रखी हो। नाउ आई नो कि आप अभी शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग ये सब सुनकर सोचोगे कि इन सब चीजों का
तो नॉलेज नहीं है फ्यूचर हमारे के लिए अपनी पास, saving और जरूर शुरुआत करो कहां से यार। करें, ये डिसीजन लेना भी हार्ड है हमारे लिए। वेल, ये आसान है, हमें सिर्फ आने वाली टेक्नोलॉजी में ही इंटरेस्ट दिखाना है। मीनिंग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ये IBM, तो हम इंटेल, सोचते हैं यार, वॉलमार्ट, इंडिया में ओरेकल दूध इतना जैसे महंगा हो बड़ी रहा बड़ी है, उसके लिए कंपनीज गवर्नमेंट ऑलरेडी पार्ट सुपारियां बन देती चुकी है। है। हालांकि लेकिन लैक भाई ऑफ बात नॉलेज इशू की में वजह देखो से क्या लोग हाल हुआ क्रिप्टो पड़ा या यार। ब्लॉकचेन इसके इंडस्ट्री में मुकाबले तो ट्रेड इंडिया करने बैकअप में बहुत अच्छा hesitate है यार, आई लव लेकिन इंडिया। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, आप भी इजीली क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो थ्रू कॉइन स्विच, जहां पर आप क्रिप्टो एसेट्स लाइक बिटकॉइन, एथेरियम, डोजकॉइन में ट्रेड कर सकते हो। और कॉइन स्विच इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो ऐप है, जहां हर मोस्ट देश को अवेटेड फर्क पड़ा फ्यूचर है। क्रिप्टोस की SIP को लॉन्च किया गया है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि काफी सिमिलर है म्यूचुअल फंड्स के SIP के तरह जो आप हर महीने भरते हो। इसमें बस आपको क्रिप्टो चुनना है, उसमें हर महीने आप एक डिजायर्ड अमाउंट तक बाय करो, डेट सेट करो एंड डन। आपको मार्केट्स को टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करने पर कॉइन स्विच आपको 100 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन फ्री दे रहा है एज अ ज्वाइनिंग बोनस। सो हरी नाउ एंड स्टार्ट योर SIP जर्नी टुडे विद कॉइन स्विच ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब बढ़ते हैं हमारे क्राइसिस नंबर 2 की ओर, जो है फ्यूल क्राइसिस। फ्यूल प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं कि पेरू में इन प्राइसेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। और कजाकिस्तान की बात करूं तो हजारों लोग इन हाई फ्यूल प्राइसेस के विरोध में रास्ते पर उतर आ गए हैं। एंड माइंड यू, ये टेंशन सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज ही फेस नहीं कर रहे, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोप ये भी फेस कर रहे हैं। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी में लोगों ने इन राइजिंग फ्यूल प्राइसेस के चलते रास्तों पर वायलेंट प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। और इन वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह भी बिल्कुल सिंपल है, द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड के आने से वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से फ्यूल प्राइसेस राइज होने लगे। और प्लस इस बनी बनाई केक में चेरी लगाने का काम किया रशिया यूक्रेन वॉर ने। वॉर की वजह से रशिया से फ्यूल का ट्रेड रुक गया और वर्ल्ड एकदम से फ्यूल क्राइसिस में चला गया। अब जाहिर सी बात है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने से कंट्रीज की डिमांड थोड़ी ना कम हो, वो तो उतनी ही रहेगी। प्लस क्राइसिस में कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व्स भी खत्म हो रहे हैं, और अगर उन्होंने हाई प्राइसेस पर फ्यूल को खरीदा तो फॉरेन रिजर्व्स और डिप्लीट होंगे, और उससे बचने के लिए ही तो कंट्रीज डेट उठा रहे, व्हिच इज लीडिंग टू आवर नेक्स्ट क्राइसिस, क्राइसिस नंबर 3, डेट इश्यूज। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस वर्ल्ड मैप को देखिए, यहाँ पर दिख रहे सारे हो रहा रेड है मार्क्स ये दर्शा रहे हैं कि 148 में से 135 कंट्रीज हेवी डेट्स के शिकार बन चुके हैं। और इन 135 कंट्रीज में से तो 39 कंट्रीज ऐसी है जो पैंडेमिक के बाद से 3 टाइम्स से ज्यादा डेट में गिर चुके हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, उनमें से आधे से ज्यादा तो 20 कंट्रीज के इंटरनेशनल ग्रुपिंग G20 के डेट रिलीफ फंड और मेजर्स से भी एक्सक्लूड हो चुके हैं, जो देखते हुए यही लगता है कि वो शायद अपना डेट कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। एंड इनफैक्ट यही सेम स्टेटमेंट वर्ल्ड बैंक का भी है। उन्होंने कहा these countries will not be able to pay their debts in the coming months. Like अब टूनिशिया का ही एग्जांपल ले लो, कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी पूरी, और उसी की वजह से टूनिशिया में आज इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, और 2021 तक उनका फॉरेन डेट उनके जीडीपी का 100% बन चुका है, यानी कि उनके रेवेन्यू के बराबर उनका एक्सपेंडिचर हो चुका है। यानी कि आसान भाषा में जीरो अर्निंग्स, और जीरो अर्निंग्स का मतलब होता है नो सेविंग्स, जिसका मतलब कंट्री की इकोनॉमी अब स्टैग्नेट हो चुकी है, और इसीलिए वहां पर डेवलपमेंट दिखना अब नामुमकिन हो चुका है। एंड नॉट जस्ट टूनिशिया, जैसे कि मैंने कहा था, पूरा वर्ल्ड सूनर और लेटर साथ में डूब रहा है। और फाइनली इन तीनों क्राइसिस की वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, या यूं कहूं तो क्राइसिस खड़ा हो रहा है, वो है हमारा क्राइसिस नंबर 4, इन्फ्लेशन। पोस्ट पैंडेमिक काफी सारे कंट्रीज की हालत खराब थी, वहां महंगाई बढ़ रही थी, वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज इन्फ्लेशन फेस कर रही थी। इनफैक्ट रिसेंटली नेपाल में तो सिर्फ 7% से इन्फ्लेशन बढ़ा और कंट्री गिर गई। अब जरा सोचो उन कंट्रीज का क्या हाल हो रहा होगा जहां पर इन्फ्लेशन 50% से बढ़ रहा है। बिल्कुल, देश के सभी लोग सड़कों पर आ जाएंगे, और ऐसा ही कुछ हाल कुछ कंट्रीज में हो रहा है। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन रेट 60% चल रहा है, तो वहीं पर टर्की में 70%, और इसी तरह बाकी कंट्रीज में भी इन्फ्लेशन रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। अब दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज कोई ना कोई क्राइसिस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है। यस, उन 107 कंट्रीज में हम नहीं आते। वेल, इंडिया एज अ कंट्री इन क्राइसिस से इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के कुछ स्टेट्स आज श्रीलंका के जैसे सिमिलर ट्रेंड्स जरूर शो कर रहे हैं। आज इंडिया में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर टोटल 36 एंटिटीज है, मगर सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात का ही कर्जा कंट्रोल्ड है। इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स डेट लिमिट से बाहर है। इनफैक्ट पंजाब का डेट इज एट 53.3%, जो सबसे ज्यादा है इन इंडिया। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो कुछ इंडियन स्टेट्स और श्रीलंका के इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे देश में मिनिस्टर्स के घर नहीं जलाए जा रहे, लूट नहीं मची है, दंगे नहीं हो रहे, जिसका मेजर रीजन ये भी है कि हमारे स्टेट्स को फाइनेंशियल पैकेजेस देकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें रेस्क्यू भी कर पा रही है। अगर सेंटर से फाइनेंशियल पैकेजेस मिलने के बाद भी हमारे इंडियन स्टेट्स कर्ज में ही डूबे हुए हैं, तो फिर आखिर सवाल ये उठता है कि वो सारा पैसा जा कहां पे रहा है। वेल, कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि ज्यादातर पैसा वोटर्स को बहलाने फुसलाने के लिए पॉलिटिशियंस जो बड़े बड़े वादे, स्कीम्स, कॉन्सेशंस एक्सेट्रा देते हैं, वहां पर जा रहा
रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। फॉर एग्जांपल, पंजाब का डेट 3 लाख करोड़ होने के बावजूद भी वहां के सीएम ने रिसेंटली सेंटर से 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की अपने स्टेट को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए। इतना ही नहीं, राजस्थान के सीएम ने डिस्काउंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ ही ये सारी चीजें भी ऑफर की है। मगर इन कर्ज में डूबे हुए स्टेट्स के लिए इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना इन्हीं के लिए लॉन्ग टर्म में अनसस्टेनेबल हो जाता है। नाउ इसे गलत टैंजेंट में मत लेना। इंडिया एक रैपिडली डेवलपिंग कंट्री है, हमें वेलफेयर की जरूरत है, मगर इस वेलफेयर का इस्तेमाल तब करना जब इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, क्या वो सही है? वेल, आई डोंट थिंक सो। आइडियल सरकार कभी भी चीजें फ्री में नहीं बांटती, वो अपने लोगों को सक्षम बनाती है। बट फिर भी ये चीजें हो रही। अब हमारा सेंटर तो स्टेट्स को ऐसे सफर करने नहीं दे सकता, और इसीलिए सफरिंग को कम करने के लिए अगर सेंटर हर बार रेस्क्यू करने के लिए ह्यूज फाइनेंशियल पैकेजेस प्रोवाइड करेगा तो जल्दी ही इसका इफेक्ट नेशनल लेवल पर दिखने लगेगा। बट अगर ऑन दी अदर हैंड सेंटर फाइनेंशियल पैकेजेस प्रोवाइड नहीं करेगा तो धीरे धीरे स्टेट्स और भी ज्यादा डेट में चले जाएंगे और उसके भी इफेक्ट नेशनल लेवल पर दिखने लगेंगे। और जैसे कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा था बैंक्रप्सी के केस में, इट हैपेंस ग्रेजुअली एंड देन सडनली। ऐसी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बड़ी नहीं लगती, मगर फिर एक दिन आता है और हम सुनते हैं कि श्रीलंका में क्राइसिस हो गया, नेपाल में क्राइसिस हो गया। और आज की वीडियो तो यही खत्म। लेकिन भाई ये बात एक अच्छी खबर भी है कि भाई इंडिया करप्ट इसमें नहीं आया अभी तक राम लग, लेकिन उसको इकोनॉमिकल फिक्स रखने के लिए सबसे पहले तो जो मैं थैंक्सफुल कहूँगा जो हमारी अपनी सरकार को, जिन्होंने अपने अब इंडिया को बहुत डेवलपमेंट पे लेके गई हमारी मोदी सरकार, और बहुत कुछ चेंज हुआ इंडिया के अंदर और 5 से 10 सालों में हमको देखा ही होगा। और बाकी फ्रॉड्स वगैरह आपको पता है इंडिया में बहुत होता है। बहुत से जैसे माल्या मोदी कोई हज़ारों करोड़ रुपए का गफला करके लेके भाग गए हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमने अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी कि ताकि हम इंडिया को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सके। और आज की वीडियो करते हैं यही खत्म। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा वीडियो के लास्ट में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। थैंक यू सभी भाई को, राम राम।